रिएक्शन। मैम, मैंने जी आपकी बुक पढ़ी थी। वैसे तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बट आप हमारी ऑडियंस के लिए जिससे और मीनिंग इसका क्लियर कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो आप इसका मीनिंग और सिग्निफिकेंस बताइए। जी जी। सबसे पहले आपने ये बुक पढ़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि सेम सवाल कुछ लोगों ने और मुझसे पूछा है, और उसका रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा अनयूजुअल सा टॉपिक है। यस यस। और अनयूजुअल उस सेंस में है कि ज़्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स ही इस वर्ड को यूज़ करते हैं, वासोवैगल रिएक्शन अमंग ब्लड डोनर्स। जब कोई भी ब्लड डोनर ब्लड बैंक में जाता है ब्लड देने के लिए, तो उनको एक रिएक्शन हो जाता है कभी कभी, जिसे हम वासोवैगल रिएक्शन बोलते हैं। लेमैन लैंग्वेज में उसे बोलते हैं कि डोनर रक्तदान करते समय बेहोश हो गया, और उसी वजह से वो डर भी जाते हैं और दोबारा जाने से पहले सोचते हैं कि कहीं पिछली बार वाला जो हमारा एक्सपीरियंस था वो रिपीट ना हो जाए। और कुछ को तो फोबिया भी हो जाता है ये सोच के कि तब तो बच गए, पर हो सकता है अब की बार ना बच पाए। तो इस तरह की मिथ्स को क्लियर करने के लिए वासोवैगल मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैंने लिखी है कि ब्लड डोनर क्यों बेहोश हो जाता है, और अगर वो उसके कॉन्सेप्ट को समझ ले, उसके रीजंस को समझ ले, तो वो दोबारा खुद भी जाएगा डोनेशन के लिए और औरों को भी लेके जाएगा। तो वासोवैगल वर्ड जो है वो एक मिस्ट्री की तरह लोग देखते हैं, एक रहस्य की तरह, जो वास्तव में ही रहस्य बन गया है। इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये बुक लिखी है। तो आप बता रहे थे कि इसका फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी होता है और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी होता है। जी। तो इसके रीजंस आप साइकोलॉजिकल वे में बताइए कि इसका क्या रीज़न है, हम्म। ब्लड डोनर्स क्यों बेहोश होते हैं। कई बार ब्लड डोनर बड़ी जल्दी जल्दी में होते हैं, इसमें उसके लिए ज़रूरी है कि ब्लड डोनेशन के टाइप्स को पहले जानना। जैसे एक वॉलंटरी ब्लड डोनेशन होता है, एक रिप्लेसमेंट ब्लड डोनेशन होता है। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन में जो डोनर होता है वो मेंटली प्रिपेयर होता है, एक माइंड सेट के साथ जाता है कि मैं एक ऐसा समाज सेवा का काम कर रहा हूँ, एक ऐसा दान कर रहा हूँ जो जिसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लड कहीं फैक्ट्री में नहीं बन सकता, इसका कोई और सब्सटीट्यूट नहीं है। तो उसे ये क्लियर होता है, तो ऐसा पर्सन के फेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पर कई बार वॉलंटरी भी फेंट हो जाते हैं। इस एग्जाम्पल से आप ये समझ पाएंगे कि कहाँ पर क्या अंतर आया। फिजियोलॉजिकली ऐसा डोनर तब बेहोश हो सकता है अगर वो एम्प्टी स्टमक चला गया, फास्टिंग में चला गया, काफ़ी टाइम से खाना नहीं खाया था, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ब्लड शुगर लो हो जाता है, तब वो फेंट हो सकते हैं। दूसरी स्टेट में अगर वो रात को सोए नहीं, लैक ऑफ स्लीप या डिस्टर्ब स्लीप या अदर टेंशन्स, जैसे हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट्स के साथ वो रात को रुके हों, तो इस तरह की कंडीशंस में फिजियोलॉजिकल रीज़न की वजह से वासोवैगल रिएक्शन हुआ, जो टेम्परेरी फेंटिंग है वो वाली हुई। और दूसरा रीज़न वो होता है रिप्लेसमेंट डोनर के साथ ज़्यादा, जहाँ वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने पहले, और ज़्यादातर उस केस में भी उनके साथ जो फर्स्ट टाइम ब्लड डोनर है, जो पहली बार दे रहे हैं, तो वो ये एक माइंड सेट लेके चलते, पता नहीं क्या होगा, कहीं ब्लड देने से कमज़ोरी तो नहीं आ जाएगी, या हमने पहले दिया नहीं, या सुई इन्फेक्टेड तो नहीं थी, निडल से तो कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा। तो इस तरह के जब सवाल उसके मन में चलते हैं, तो एक सिचुएशनल एंजाइटी मन में पैदा होती है, और उस वजह से वो वहाँ पर फेंट हो सकते हैं। तो ये एक माइंड सेट के तहत होता है कि उन्होंने पहले से एक ऐसी प्रेजुडिस बना ली और तब ऐसा हुआ। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर वहाँ पर जब भी वीवीआर वासोवैगल रिएक्शन होता है, तो उस पर एक स्टडी की जाती है कि इस पर्टिकुलर वीवीआर में क्या रीज़न रहा, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, ताकि हम बेहतर ढंग से समझ सकें और आगे फॉलो अप में उस डोनर के साथ बात करके उनकी मिथ को भी क्लियर कर सकें, और वो जो रियल रीज़न है वो भी उनको दे सकें। तो आपने बताया कि मिथ है ये, उस मिथ को आप क्लियर कर सकते हैं, क्या मिथ है। मिथ डोनर के मन में ये होता है कि अगर हमने ब्लड दिया, ऐसे तो बहुत सारी मिथ्स हैं, बट जो मोस्ट कॉमन है वो इस तरह की हो सकती हैं कि अगर हमने ब्लड दिया तो वीकनेस आ जाएगी, और
ये तब होता है जब पूरा पता ना हो कि ब्लड कितना लिया जाता है, कितने टाइम में रिप्लेनिश हो जाता है और कितने टाइम में हीमोग्लोबिन दोबारा से उसी लेवल पे आ जाता है और कितने टाइम बाद हम फिर से ब्लड दे सकते हैं। तो वो ब्लड के बारे में जब तक पूरी जानकारी नहीं होती तो इस तरह की मिथ रहती है। तो ये मिथ को हम क्लियर कर सकते हैं पूरी जानकारी देकर, जो इस बुक में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि कितना हीमोग्लोबिन हो तब हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और वैसे भी जहाँ पर भी ब्लड डोनेशन के लिए आप जाएंगे वहाँ डॉक्टर्स होते हैं और पूरा स्टाफ होता है जो एक स्क्रीनिंग के तहत सभी पैरामीटर्स को देखते हुए ब्लड डोनेशन लिया जाता है। अगर एलिजिबल है डोनर तभी तो डोनर एलिजिबिलिटी इसमें बहुत अच्छे से मेंशन करी गई है, जैसे मोर देन 12.5 मेल डोनर का जो है वो होना चाहिए, फीमेल का भी इतना ही है। बट जब हम ब्लड लेते हैं तो उसमें एक वेरिएशन है, मेल का 450 ml लिया जाता है, फीमेल का 350 ml, जिनके अदर रीजन्स रहते हैं जैसे मेंस्ट्रुएशन है और अदर रीजन्स हैं, और उनकी एक जो पैरामीटर्स हैं उसमें भी एक वेरिएशन होती है फिजियोलॉजिकली। तो जब तक इसकी पूरी नॉलेज नहीं होती डोनर को तो उसके मन में एक मिथ रहती है कि मेरा पता नहीं कितना ब्लड निकाल लिया जाएगा और खुद मैं एक बीमारी का शिकार ना हो जाऊं या कोई आगे मुझे कमजोरी ना झेलनी पड़े। तो इस तरह की मिथ्स के लिए प्री डोनेशन काउंसलिंग, जिसमें पूरी जानकारी दी जाती है कि ब्लड डोनेशन क्या है, कौन डोनेट कर सकता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और पोस्ट डोनेशन क्या केयर करनी है और ब्लड देना क्यों ज़रूरी है और क्यों देना चाहिए, और वो लोग जिनको ब्लड डोनेशन देके अच्छा लगता है उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और दूसरा ये कि जो लोग बीबीआर जिनको हो जाता है वो दोबारा नहीं आते उसकी साइकोलॉजी क्या है। तो आपने बताया कि सिचुएशन एंजाइटी हो जाती है जो वो ब्लड डोनेट करते हैं, जी तो आप इसको कैसे दूर करेंगे? जी, जैसे बीबीआर हो गया उसके बाद काफ़ी टेक्निक्स होती हैं जिसके ज़रिए उनको गुड फील कराया जाता है, वापस एक स्टेट ऑफ माइंड में लाया जाता है, क्योंकि फेंटिंग जो है वो टेम्परेरी थी, तो वो पूरी तरह से बेहोश नहीं होते, होश में आते ही उनको रिलैक्स कराया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ था। तो उन्हीं के जो एक्सपीरियंस हैं उसी पर बेस्ड जितने भी उनके सवाल हैं, काउंसलिंग पोस्ट डोनेशन केयर एंड काउंसलिंग बोलते हैं इसको, वो की जाती है। वो मेडिकल स्टाफ करते हैं, काउंसलर्स करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, उनका बीपी चेक किया जाता है और उनको एक थोरो स्क्रीनिंग भी की जाती है कि क्या आज आप खाना ठीक से खा के आए थे, रात को ठीक से सोए थे, या लास्ट 3 डेज से आपको कफ कोल्ड फीवर डायरिया इस तरह की कोई फिजियोलॉजिकल इलनेस तो नहीं रही थी। तो इस तरह का एक पूरी मेडिकल स्क्रीनिंग अगेन पूछी जाती है ताकि हम जो पॉसिबल कोज है उसको जान पाएँ कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ था, और उसी के आधार पर उनको बताया जाता है कि आपके साथ इस पर्टिकुलर वजह से हुआ था, जब आप अगली बार आएँ तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। पोस्ट डोनेशन बुकलेट इन्फॉर्मेशन बुकलेट जो होती हैं वो भी उनको प्रोवाइड की जाती हैं ताकि इसके बारे में पूरा फैक्ट पूरी नॉलेज उनको दी जा सके, पूरी अवेयरनेस दी जा सके। तो इस तरह से सिचुएशनल एंजाइटी, सिचुएशन का मतलब है कुछ समय के लिए, और सिचुएशन का जो स्वभाव है वो बदलना ही होता है। तो जैसे ही उसको नॉलेज और अवेयरनेस आई तो उसका माइंडसेट भी बदलेगा और सिचुएशन भी बदलेगी, तो अगली बार जब वो डोनेशन के लिए आएंगे तो इस सेम माइंडसेट के लिए नहीं आएंगे, इसके साथ नहीं आएंगे, मॉडिफाइड वर्जन के साथ आएंगे, खुश होके आएंगे कि अब मुझे पता है कैसे ब्लड डोनेट करना है और अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो कैसे टैकल करना है। ओके।